सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका रायथान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो बात करेंगे तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें यदि हमसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में क्या क्या शामिल है, तो नंबर 1 हम लोग बात करें प्रस्तावना। भारत का संविधान में क्या क्या शामिल है या भारतीय संविधान में क्या आता है। नंबर 1 प्रस्तावना। नंबर 2 हम बात करें भाग। नंबर 3 हम बात करें अनुच्छेद। नंबर 4 हम बात करें अनुसूचियां। और नंबर 5 परिशिष्ट। ये भारत के संविधान में आते हैं। आपसे कभी भी इंटरव्यू वगैरह में सवाल पूछा जाए कि भारत के संविधान में क्या शामिल है या भारत के संविधान में क्या आता है, तो आप आराम से बताना, सर भारत के संविधान में प्रस्तावना आती है, भारत के संविधान में भाग आते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद आते हैं, और भारत के संविधान में अनुसूची आती हैं, और भारत के संविधान में परिशिष्ट आती हैं। तो इन सबको मिला के भारत का संविधान बनता है। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इन्हीं में से एक पॉइंट है प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना की हम बात करें, एग्जाम की दृष्टि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रस्तावना 6 लाइनों की प्रस्तावना है, लेकिन वे प्रस्तावना बहुत कुछ कह देती है। हमारा उद्देश्य क्या रहा है, संविधान निर्माताओं की क्या सोच रही है, उनके क्या उद्देश्य रहे हैं, उन सब को परिभाषित यदि हम लोग देखें तो प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है कि किसी देश के संविधान के मूल उद्देश्य या क्या आकांक्षा रही है। तो प्रस्तावना, इसमें हम लोगों को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रस्तावना से 100% एक सवाल आता है। और मित्रों, एक एक शब्द का हमको प्रस्तावना का एक एक शब्द की व्याख्या आनी चाहिए, एक एक शब्द का मतलब हमें आना चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम लोग प्रस्तावना की। मित्रों, ध्यान से सुनिए आप लोग। सबसे पहले हमें यह समझना है प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है दोस्तों? प्रस्तावना की हम बात करें, किसी भी देश के संविधान की यदि हमें प्रस्तावना को देख लें तो उस देश के क्या मुख्य उद्देश्य हैं और क्या आकांक्षाएं हैं, वे उस संविधान की प्रस्तावना से हमें पता लग जाता है। हम ये कहें कि प्रस्तावना ये बताती है कि हम क्या करेंगे, हमारे उद्देश्य क्या हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। यानी किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं। इन सब बातों की जानकारी हमें प्रस्तावना से लग जाती है। दोस्तों, प्रस्तावना एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि जो सत्ता है, सत्ता का स्रोत क्या है, जो शासन है, शासन की प्रकृति क्या है, शासन का स्वरूप क्या है और शासन का उद्देश्य क्या है। ये सब बातों की जानकारी हम प्रस्तावना से लगा सकते हैं। आपने नाम सुना होगा सुभाष कश्यप जी का। सुभाष कश्यप जी ने लिखा है कि ये प्रस्तावना क्या है, उसके संबंध में लिखा है कि जैसे संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अटालिका है। फिर बोल रहा हूं, क्या लिखा है उन्होंने कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और यदि प्रस्तावना आधारशिला है
तो संविधान उस पर खड़ी हुई एक अटालिका है। यानी संपूर्ण संविधान का हम लोग सारांश देखें, उद्देश्य देखें, तो मेरे मित्रों प्रस्तावना से ही हमें पता लग जाता है किसी देश के संविधान के निर्माताओं का क्या उद्देश्य रहा है, क्या उनकी सोच रही है, क्या उनका दृष्टिकोण रहा है। इन सब की जानकारी हमें प्रस्तावना से लग जाती है। इसलिए प्रस्तावना को हम लोग उद्देश्य का भी कहते हैं। तो मित्रों उसी प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, और प्रस्तावना की हम लोग जो बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में करेंगे। वैसे तो सबसे पहले अमेरिका का संविधान ऐसा है जिसने प्रस्तावना बनाई है, प्रस्तावना है उसकी। हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना का क्या रोल है और प्रस्तावना से कैसे सवाल बनते हैं। आइए आप जुड़िए मेरे साथ, शुरू करते हैं क्लास को। देखिए दोस्तों, हम भारत की बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो कहानी शुरू हुई वे शुरू हुई 13 दिसंबर को। दोस्तों 13 दिसंबर 1946। देखिए आपको मैंने संविधान सभा में पढ़ाया है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। और आपको मैंने पढ़ाया था कि 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। पढ़ाया मैंने आपको, याद आ रहा होगा। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कि हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, उसे बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और यह प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा रखा गया। नेहरू कौन से? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इन्होंने तब उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो इन्होंने ये कहा कि हम लोग आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। दोस्तों ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव उसी दिन पारित नहीं हुआ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा अधूरी थी। अधूरी क्यों थी? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में नहीं आए थे, तो इस दिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ 22 जनवरी, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान सुनना है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया। ये बात हमने पढ़ी थी। आगे चल के हम लोग चलेंगे 17 अक्टूबर। दोस्तों 17 अक्टूबर 1949, ध्यान से सुनिए आप लोग। मैंने आपको भारत के संविधान का जो प्रारूप है उसके वाचन पढ़ाए थे। 3 वाचन हुए। पहला वाचन नॉर्मल हुआ, दूसरा वाचन बहुत लंबा चला, 11-12 महीने तक चला, और दूसरा वाचन जो समाप्त हुआ कब हुआ? 17 अक्टूबर 1949 को। तो दोस्तों इस दिन जो हमारे संविधान की वर्तमान प्रस्तावना है
उस प्रस्तावना के शब्द हैं उन्हें स्वीकार किया गया, यानी हम लिख सकते हैं प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना कहलाएगा, और आगे चल के प्रस्तावना कहलाएगा इसलिए इस प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका भी कहते हैं क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर? अब क्या हुआ, 17 अक्टूबर 1946 को प्रस्तावना के जो शब्द हैं, प्रस्तावना है, उसे संविधान सभा ने स्वीकार किया। दोस्तों इसी प्रस्तावना से हमें यह पता लगता है आगे चल के कि 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान ये बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया। बात समझ में आई कि यानी हमें इसी प्रस्तावना से पता लगता है कि भारत का संविधान कब बना। तो भारत का संविधान बनकर जो तैयार हुआ वे कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और मैंने आपको ये बताया था कि जो भारत का संविधान लागू कब होगा, इस बात का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया। मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था आपको, उस आर्टिकल में यह लिखा हुआ था कि 15+ में एक अनुच्छेद आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे, और शेष जो भारत का संविधान है वे 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। तो दोस्तों संविधान तैयार कब किया गया, ये बात प्रस्तावना में लिखी गई है। ये प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है कि भारत का संविधान लागू कब होगा। इसके लिए मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया था, उसमें ये बात लिखी हुई है। क्लियर? चलिए आगे। अब दोस्तों समय आता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तब संविधान लागू हुआ तो प्रस्तावना भी लागू हो गई, प्रस्तावना भी लागू हुई। अब मित्रों आप कहेंगे कि सर 26 नवंबर 1949 को इसे लागू कर देते, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? मित्रों अच्छी बात है, हम लोग चाहते तो भी 26 नवंबर 1949 को हम प्रस्तावना को लागू नहीं कर सकते थे। आप कहेंगे साहब ऐसे थोड़ी होता है, हम चाहते तो लागू क्यों नहीं होता, सब कुछ लागू हो सकता था। नहीं मित्रों, क्योंकि प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है लोकतांत्रिक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए क्या लिखा हुआ है, गणराज्य। दोस्तों प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है गणराज्य। अब देखिए गणराज्य का मतलब आप सब जानते हैं कि ऐसा देश यानी देश का सर्वोच्च अधिकारी, देश का संवैधानिक प्रमुख, देश का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। चाहे जनता निर्वाचन करे, चाहे जनता के प्रतिनिधि आगे जाके निर्वाचन करें, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग गणराज्य कहते हैं। तो हमारा सर्वोच्च अधिकारी, देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति। और हमारा देश का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित है। वे अलग बात है
कि जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन ना कर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है, लेकिन है तो निर्वाचित। तब हमारा देश का मुखिया निर्वाचित है मेरे मित्रों। तो हम क्या हैं? गणराज्य। और भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया मेरे दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। आपके साथ 24 जनवरी 1950 को हमने भारत के राष्ट्रपति को चुन लिया, तो हमारा देश गणराज्य बन जाना चाहिए। और फिर हमें गणतंत्र दिवस है वे 24 जनवरी 1950 को ही मनाना चाहिए। नहीं मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो अपना पद ग्रहण किया वे 26 जनवरी 1950 को किया। और जो प्रस्तावना में गणराज्य शब्द लिखा हुआ है, तो हम गणराज्य कब बने? 26 जनवरी 1950 को। तो गणराज्य शब्द के कारण हम प्रस्तावना को पहले लागू कर ही नहीं सकते थे, चाहे 26 नवंबर 1949 हो या कोई और तिथि हो। गणराज्य गणतंत्र, और गणतंत्र का मतलब है कि राष्ट्रपति अपना पद पर बैठेंगे, राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। राष्ट्रपति ने अपना पद कब संभाला? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए आज भी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, एकदम क्लियर हो गया होगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना लागू कब हुई, तो आप बताना 26 जनवरी 1950 को। तो ये संविधान की प्रस्तावना संबंधित तिथि है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया। जिसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया उसे प्रस्तावना कहते हैं अब, और इसीलिए इसे उद्देशिका कहते हैं। इसलिए भी उद्देशिका कहते हैं, दूसरा कारण यह भी है कि यह संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, इसलिए हम इसे उद्देशिका कहते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखें आपको। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। इस बात का उल्लेख भी हमें प्रस्तावना में मिलता है। 26 नवंबर 1950 को भारत के संविधान की प्रस्तावना लागू होगी। इसमें जो गणराज्य शब्द है, गणराज्य का मतलब गणतंत्र है। और राष्ट्रपति ने अपना पद कब संभाला? 26 जनवरी 1950 को। एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा जो अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना, तो दोस्तों अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुना, लेकिन उन्होंने अपना पद संभाला वे 26 जनवरी 1950 को संभाला। इसलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। देखो, आपसे इंटरव्यू वगैरह में सवाल पूछे जाए कि बताइए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस को क्यों मनाते हैं, तो दोस्तों हम में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे, ये कहेंगे सर भारत का जो संविधान है, ये भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों, ये एकदम गलत हो जाएगा। आपको ये कहना है कि सर 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना जो पद संभाला वे 26 जनवरी 1950 को संभाला। तो भारत जो गणतांत्रिक देश बना वे 26 जनवरी 1950 को बना। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो आप ये 26 जनवरी कहां से ला रहे हो? आप बताना फिर से कि सर भारत की जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना। तो दोस्तों फिर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का इलेक्शन तो संसद, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। तो दोस्तों फिर आराम से आप जवाब देना कि सर जो संविधान सभा है वे संविधान सभा हमारी संसद के रूप में भी काम करेगी।
जो काम संसद को करने थे वे मई 1952 से पहले जो भी काम संसद को करने थे वे संसद के रूप में कौन है? संविधान सभा। तो संविधान सभा एक अंतरिम संसद है। तो दोस्तों ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखें। तो ये तो हम लोगों ने बात की कि तिथि से संबंधित। आगे फिर हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की। आप एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चले, ये जरूर ध्यान रखना ये बात कि 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ है। ये बात प्रस्तावना में लिखी गई है, लेकिन ये प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है कि भारत का संविधान लागू कब होगा। मेरे मित्रों, मैंने पहले भी कई बार आपसे बात की है कि भारत का संविधान लागू कब होगा। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 394 में, कि एक खुद अनुच्छेद 394 प्लस 15 अनुच्छेद, कुल मिला के 16 अनुच्छेद इसी दिन मतलब 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे। बाकी का संपूर्ण भारत का संविधान लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 394 में। मैं कई बार पूछता हूं बच्चों से कि बताइए भारत का जो संविधान है वे लागू कब होगा? बोल साहब 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। मैं कई बार मजाक में पूछ लेता हूं कि बताइए ये बात कहाँ लिखी हुई है? बच्चे कहते हैं कि सर ये बात तो प्रस्तावना में लिखी हुई है। मैं कहता हूं प्रस्तावना बोल के बताता हूं, उसमें तो कहीं नहीं है। तो आप ध्यान रखना, शेष भारत का संविधान कब लागू होगा? 16 अनुच्छेदों को छोड़कर। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 394 में। चलिए आगे दोस्तों, ये हमें एकदम पता लग गया कि ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना से संबंधित जो तिथि है उन तिथियों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना के संबंध में कुछ बात कहने वाले प्रमुख विद्वान हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, तब भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को स्वीकार किया जा रहा था तब कुछ बातें निकल के आई। बातें क्या थी कि जैसे जो प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को, इन शब्दों के साथ में प्रस्तावना शुरू होती है। तो कुछ संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने अपने सुझाव रखे कि जैसे हम भारत के लोग हैं वैसे ही प्रस्तावना में महात्मा गांधी का नाम आना चाहिए। महात्मा गांधी हैं, इनका नाम आना चाहिए। और ये बात कहने वाले हैं, उनका नाम है सिब्बरमल सक्सेना। इन्होंने बात कही कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत है, शुरुआत में राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी का नाम आना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से एक सदस्य होते थे एन.वी. कामत। इन्होंने कहा कि जैसे हम भारत के लोग हैं वैसे ही प्रस्तावना में ईश्वर शब्द आना चाहिए। कौन सा शब्द मेरे मित्रों? ईश्वर शब्द आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से संविधान सभा के एक सदस्य थे,
रोहिणी कुमार चौधरी, क्या नाम है? रोहिणी कुमार चौधरी। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना में देवी शब्द आना चाहिए। तो मित्रों, ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। और मैं आपको यहां तक बता देता हूं कि ये जो शब्द है, ईश्वर शब्द, ईश्वर शब्द पे तो संविधान सभा में मतदान भी हुआ था कि ईश्वर शब्द जोड़ देना चाहिए। हम संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि ये उचित नहीं होगा, नहीं जोड़ना चाहिए हमें, तो उन्होंने कहा कि मतदान करवा लीजिए। तो दोस्तों, इस शब्द के प्रस्ताव पर मतदान भी करवाया गया, लेकिन ये प्रस्ताव गिर गया, यानी हार गया, पास नहीं हुआ। आपने नाम सुना होगा एक सदस्य का, ब्रजेश्वर प्रसाद। ब्रजेश्वर प्रसाद ये भी संविधान सभा के मेंबर थे। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द को जो हम आगे चल के जोड़ेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ेंगे। तो ब्रजेश्वर प्रसाद ने बात कही कि पंथ निरपेक्ष शब्द होना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्होंने तो यहां तक कहा कि प्रस्तावना में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, ऐसे शब्दों को भी स्थान मिलना चाहिए। अब मेरे मित्रों, आप ये कहेंगे सर इसमें से जो एग्जामिनर है वे सवाल कैसे बनाएगा, सवाल किस तरीके से पूछेगा, उसको मैं बता दूं। देखिए, सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का प्रस्ताव किस सदस्य ने रखा, तो आप बता देंगे सिब्बरमल सक्सेना ने रखा। आपसे पूछा जाए ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किस सदस्य ने रखा, तो आप बता देंगे एवी कामत ने रखा। आपसे पूछा जाए देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा, आप बता देंगे रोहिणी कुमार चौधरी ने रखा। आपसे पूछा जाए कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया था, लेकिन तब प्रस्तावना को स्वीकार किया जा रहा था, तब भी एक संविधान सभा के मेंबर जिन्होंने बात कही थी कि पंथ निरपेक्ष शब्द को हमें संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन किया नहीं गया, तो वे कौन है? ब्रजेश्वर प्रसाद। आपसे पूछा जाए निःशुल्क शिक्षा व निःशुल्क चिकित्सा आदि शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करने का प्रस्ताव किस संविधान सभा के सदस्य ने रखा, आप बता देंगे ब्रजेश्वर प्रसाद ने रखा। तो मित्रों, ये नोट कर लेना। आप तय मानना जो कांस्टेबल पटवा रीट की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों वे बच्चे तो बच के निकल सकते हैं, लेकिन जो आरएएस की फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना प्रस्तावना में सीमित सवाल है और उन सवालों में से अनेक बार एग्जामिनर ने सवाल पूछे हैं। अब वे नया ढूंढने का प्रयास करेगा और मित्रों प्रस्तावना में जो नया मिलेगा यहां आके मिलेगा। इसलिए आप टाइम लग जाए, देरी लग जाए, मेहनत कितनी करनी पड़े दोस्तों, लेकिन याद करके ही आपको छोड़ना है। ये मेरा आपसे विनम्र एक निवेदन है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग चले तो प्रस्तावना के संबंध में
कुछ विद्वानों ने कुछ बातें की हैं, वहां से भी एग्जामिनर कई बार सवाल पूछता है, तो हमें आना चाहिए कि ये बातें किसने कही है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एक नाम आता है, नानी पालकीवाला साहब। नानी पालकीवाला एक नाम है। दोस्तों, ये कौन थे, मैं इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ये मुंबई के रहने वाले थे और उस जमाने के बहुत बड़े वकील थे। इन्होंने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। कानून की जरूरत पड़ी वहां कानूनी लड़ाई लड़ी। मुंबई के रहने वाले थे, बहुत बड़े वकील थे, अर्थशास्त्री थे, और आपको मैंने एक वाद करवाया था। उस वाद को आप लोग सब जानते हैं, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में जो केशवानंद जी, जो कि केरल के एक मठाधीश थे, उनको जो कन्वेंस किया, ये कन्वेंस नानी पालकीवाला साहब ने किया था। तो बहुत बड़े कानून के व्याख्याता थे, कानून के जानकार थे, कानून के वकील थे। तो दोस्तों, ये भी आपको आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। तो नानी पालकीवाला साहब एक वकील थे, और केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का वाद था 1973 वाला, उसमें केशवानंद जी को जो कन्वेंस किया था, वे इन्होंने किया था। ये बात आपको आनी चाहिए। इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना, ये संविधान का परिचय पत्र है। दोस्तों, क्या है? परिचय पत्र। आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो आप बता देंगे नानी पालकीवाला साहब ने कहा है। आगे हम बात करें, एक नाम और आता है, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। दोस्तों, के.एम. मुंशी ने यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? जन्म कुंडली। ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। दूसरा, हम लोग बात करें ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। दोस्तों, यहां चार बातें मैंने लिखी हैं, और चारों बातें आपसे एग्जामिनर आने वाले समय में आपसे पूछ सकता है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा? आप बता देंगे नानी पालकीवाला साहब ने कहा। आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, आप बता देंगे के.एम. मुंशी ने कहा। के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा नाम आता है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने यह कहा है कि प्रस्तावना है वे संविधान का
आभूषण है और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, सर अनुच्छेद 32 को भी तो हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपसे सवाल यह पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो दोस्तों फिर अनुच्छेद 32 आएगा। तो आराम से क्लियर कर ले। नानी पालखेवाला साहब ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को आभूषण कहा है, प्रस्तावना को आत्मा कहा है। ये बातें आपको आनी चाहिए। दोस्तों आगे हम लोग बात करें कि भारत के संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को लेकर कुछ वाद हैं, उनकी भी हम बात करें। अब हमारा विषय यह है कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना भारत का जो संविधान है, संविधान का भाग है या नहीं, है या नहीं, इस पे हमको बात करनी है। मैंने आपको प्रस्तावना से पहले 6-7 पार्ट, छोटे छोटे पार्ट, 10 मिनट के, 15 मिनट के, 20 मिनट के आप तक पहुंचाए, और उनमें मैंने आपको यह बताने का प्रयास भी किया था कि ये जो वाद है, इस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और इस वाद में यह कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्यों तो यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और क्यों यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन फिर मैं एक बार वो बात करता हूं। 2 वाद मैंने आपको पढ़ाए थे मेरे मित्रों। एक वाद बेरुवाड़ी वाद, बेरुवाड़ी वाद 1960। एक तो यह वाद मैंने आपको पढ़ाया था। और मित्रों दूसरा वाद केशवानंद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये 2 वाद हम लोग पहले पढ़े हैं। मैंने आपको ये बताने का वहां प्रयास किया था कि बेरुवाड़ है, बेरुवाड़ी वाद सर्वोच्च जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अंग नहीं है। यह बात इसमें कही गई बेरुवाड़ी बात। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। दोस्तों 2 बातें हमारे पास निकल के आ गई। एक बात ये कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और दूसरी तरफ वही सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस पर ही हम लोगों को विस्तार से बात करनी है।
देखिए मित्रों, बेरुवाड़ीवाद, ये बेरुवाड़ीवाद, एक तो हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि यहां मैंने केशवानंद भारती लिखा है तो उसके आगे बनाम लिखा है। कोई भी हम लोग वाद पढ़ते हैं तो उसके पीछे हम बनाम लगाते हैं, लेकिन बेरुवाड़ीवाद हमने लिखा है तो केवल वाद लिखा है, हमने बनाम नहीं लिखा है। तो एक तो हमको यह समझना है कि सर इसमें बनाम क्यों नहीं लिखा गया, और दूसरा ये समझना है कि अंग क्यों नहीं है, प्रस्तावना को भारत के संविधान का अंग क्यों नहीं माना है। ये जो आपको नाम दिखाई दे रहा है बेरुवाड़ी, मित्रों बेरुवाड़ी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक भूभाग है, एक गांव का नाम है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि तब भारत का विभाजन किया गया माउंटबेटन योजना के तहत, तो हमने ब्रिटिश भारत का विभाजन किया गया और देशी रियासतों को स्वतंत्र रखा गया। कुछ प्रांत, कंप्लीट प्रांत पाकिस्तान को दे दिए, लेकिन कुछ प्रांत ऐसे थे जिनका कुछ भाग पाकिस्तान को देना था और कुछ भाग भारत को देना था। और वे प्रांत पंजाब प्रांत, बंगाल प्रांत। दोस्तों ये काम जो सौंपा गया, इन प्रांतों के बंटवारा का काम, ये सर रेडक्लिफ को सौंपा गया। आज भी इस सीमा रेखा का नाम जो रेडक्लिफ सीमा रेखा है, ये सर रेडक्लिफ के ही नाम पर रखी गई। तो मेरे मित्रों, सर रेडक्लिफ बहुत सी ऐसी जगह जहां नहीं पहुंचे और अपने ऑफिस में अपने टेबल पर बैठकर थाने से थाना मिलाकर उन प्रांतों को बंटवारा कर दिया। अभी बंटवारा क्या किया साहब, इसमें गड़बड़ हो गई। बेरुवाड़ी जो इलाका है उसका कुछ भाग जो पाकिस्तान को जाना था वे भारत में ही रह गया। अब पाकिस्तान वालों ने मांग की कि भाई ऐसा है, ये जो बेरुवाड़ी है, ये बेरुवाड़ी इलाका हमारा है, आप इसे हमें दीजिए। मांग चलती रही, मांग चलती रही, तो 1958 में एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं नेहरू नून समझौता। मित्रों क्या कहते हैं, नेहरू नून समझौता। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। दोनों के बीच सितंबर 1958 में एक समझौता हुआ जिसे हम लोग नेहरू नून समझौता कहते हैं। इस समझौता में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जो गलती से आपका इलाका हमारे भारत में रह गया उसको हम आपको दे देंगे। ये बात हमने स्वीकार की। अब बात आई देने की, तो दोस्तों हमारे भारत के संविधान का जो भाग 1 है, जो पढ़ाऊंगा मैं आपको, भाग 1 में ये बात समझाई गई हमको अनुच्छेद 2 में कि भारत में यदि कोई बाहरी इलाका है, बाहरी इलाके को हम भारत में कैसे मिलाएं, तो संसद कानून बनाकर भारत के कोई बाहर का इलाके को भारत में मिला सकते हैं। लेकिन भाग 1 में ये कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि अगर भारत का कोई इलाका हो और किसी दूसरे देश को देना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी और किस प्रकार से दिया जाएगा। समस्या खड़ी हो गई। तो आपको पता है कि भारत का जो संविधान है
उसका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143। ये कहता है कि अगर कोई ऐसा विषय जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहे तो ले सकता है। तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया गया। दोस्तों, परामर्श लिया गया किस मामले में? बेरुवाड़ी मामले में। किसी के खिलाफ याचिका लगाई नहीं गई, किसी के खिलाफ वाद दायर नहीं किया गया। क्या किया गया? परामर्श लिया गया। और ये परामर्श है, उसे हम कहते हैं बेरुवाड़ी वाद। बनाम नहीं लगाया गया, क्योंकि ये वाद है, वाद जरूर है, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं है। ये एक सलाह है जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई है, इसलिए इसके आगे बनाम नहीं लगाया गया। बनाम का मतलब खिलाफ, कि हम किसके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं वही बनाम लगेगा, या हम किसी के विरुद्ध नहीं जा रहे। ये तो एक परामर्श है, इसलिए मित्रों इस शब्द में क्या नहीं लगा? बनाम नहीं लगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ साहब? संसद ने अपना तर्क रखा, सरकार ने अपना तर्क रखा। कैसा है कि प्रस्तावना में ये बात संविधान में कहीं नहीं लिखी गई है, कहीं भी नहीं लिखी गई है कि भारत का या कोई बेल्ट हम दूसरे देश को कैसे दें। ये बात नहीं लिखी है। लेकिन साहब ऐसा है कि हमारी जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम संप्रभु हैं, हम किसी के अधीन नहीं है। हम जो कर लेंगे वे निर्णय हमारा सही है, हम संप्रभु हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप किस प्रस्तावना की बात कर रहे हो? जिस प्रस्तावना का आप हवाला दे रहे हो वे प्रस्तावना तो भारत के संविधान का अंग है ही नहीं। यानी जिस प्रस्तावना की बात कर रहे हो वे प्रस्तावना तो भारत के संविधान का अंग नहीं है, भाग ही नहीं है। बोले क्यों नहीं है साहब? बोला देखिए कि प्रस्तावना को देखकर भारत का संविधान नहीं बनाया गया, बल्कि संविधान को देखकर प्रस्तावना बनाई गई है। बल्कि संविधान को देखकर प्रस्तावना बनाई गई है, प्रस्तावना को देखकर संविधान नहीं बनाया गया है। अर्थात प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग नहीं है। यह बात बेरुवाड़ी वाद में कही। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि ऐसा है, भारत के किसी बेल्ट को आप दूसरे देश को देना चाहते हो तो इसके लिए आपको भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और मित्रों आप जानते होंगे भारत के संविधान में जो 9वां नंबर का संशोधन हुआ 1960 में, यही संशोधन था कि इसी संशोधन के द्वारा लगभग 11 वर्ग किलोमीटर का भाग, बेरुवाड़ी का नीचे का भाग जो कि अब बांग्लादेश के चिपटा हुआ है, लेकिन उस समय बांग्लादेश में है, उस समय पाकिस्तान, कुछ इलाका हमने रखा। तो ये बेरुवाड़ी वाद में कहा कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 इस वाद में कहा कि जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ध्यान सुने, वैसे मैंने आपको अलग से करवाया है, डिटेल से नहीं बात करूंगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह कहा कि संसद भारत के संविधान के
किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे प्रस्तावना हो चाहे मूल अधिकार हो, किंतु उससे संविधान की मूलभूत संरचना, मूलभूत ढांचा, आधारभूत संरचनाएं नष्ट नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर ये आधारभूत संरचना कहां से लेके आ गए? तो मेरे मित्रों, मैंने आपको करवाया। आधारभूत संरचना का मतलब है कि ऐसी बातें जिनके बिना हम संविधान की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर कौन सी बातें? मैंने वहां आपको करवाई है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, पंथ निरपेक्ष, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब कुछ ऐसी बातें मैंने करवाई आपको कि ये आधारभूत संरचना है। तो इसमें कहा गया कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, लेकिन उसकी आधारभूत संरचना नष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आधारभूत संरचना प्रभावित हो रही है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय उस संशोधन को, उस बदलाव को शून्य घोषित कर सकता है। दोस्तों, इसमें ये बात कही कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है और जिस तरह के संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, वैसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। और दोस्तों क्या हुआ, देखिए 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये वे संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान कहते हैं। बहुत सारे अनुच्छेदों में बदलाव किया गया था और इसी अनुच्छेद द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। प्रस्तावना में मेरे मित्रों, नंबर 1 समाजवादी, समाजवादी नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता, अखंडता। ये जो 3 शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, मित्रों ये तीनों शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे। तीनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता। इनका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। तो तीनों शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीनों के तीनों शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। ऐसा सवाल आपसे यहां से पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था? तो दोस्तों एक शब्द इनमें से उठा के डाल देगा। दूसरे तरीके से फिर सवाल बनाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में था? 3 ये डाल देगा, 1 और डाल देगा। तो ये ध्यान रखें, यानी अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वे संशोधन मात्र एक बार हुआ है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष और नंबर 3 अखंडता। तो मेरे मित्रों, ये जो हमने प्रस्तावना में बात की, यहां तक हमने ये देखा कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना क्या है, उसका सारांश मैं आपको दे देता हूं 5 मिनट में। दोस्तों, किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि उस देश के मुख्य आदर्श और आकांक्षाएं क्या है। प्रस्तावना से
हमें ये जानकारी मिल जाती है कि सत्ता के स्रोत क्या है, शासन का स्वरूप क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना से हमें यह जानकारी मिल जाती है कि हम क्या करेंगे और हमारे उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये सब जानकारी हमको प्रस्तावना में मिल जाती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव से होती है। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने पारित किया। प्रस्तावना के रूप में जो संविधान ने स्वीकार किया 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया। प्रस्तावना में यह उल्लेख है कि संविधान जो बना, हमारा संविधान बनकर जो तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। यह उल्लेख नहीं है कि भारत का संविधान कब लागू होगा। इसके लिए अनुच्छेद 394 बनाया गया, जिसमें यह बात लिखी गई है कि 16 अनुच्छेदों को छोड़ दिया जाए, बाकी का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। तो हमारी प्रस्तावना भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, यह आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जब प्रस्तावना को स्वीकार किया जा रहा था तो सिब्बरमल सक्सेना ने बात कही कि प्रस्तावना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से एन.वी. कामत साहब ने कहा कि प्रस्तावना में ईश्वर शब्द होना चाहिए, और इस प्रस्ताव पर मतदान भी हुआ था, लेकिन ये प्रस्ताव गिर गया था। दोस्तों, रोहिणी कुमार चौधरी ने यह बात कही कि प्रस्तावना में देवी शब्द भी होना चाहिए, लेकिन इन सब बातों को स्वीकार नहीं किया गया। एक सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद, उन्होंने भी ये बात कही, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द होना चाहिए, प्रस्तावना में निःशुल्क शिक्षा शब्द होना चाहिए, प्रस्तावना में निःशुल्क चिकित्सा शब्द होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इन्हें शामिल नहीं किया गया। नानी पालखीवाला साहब, जो कि बहुत बड़े वकील थे, मुंबई के थे, केशवानंद भारती जो कि मठाधीश थे, उनको कन्वेंस करने वाले ये थे। इन्होंने ये कहा है कि प्रस्तावना तो संविधान का परिचय पत्र है। के मुंशी साहब ने ये कहा था कि प्रस्तावना जन्म कुंडली है, और दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने ये बात कही थी कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। मेरे मित्रों, बात उठी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। दो वाद हमें याद करने पड़ेंगे। बेरुवाड़ीवाद इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और प्रस्तावना में संशोधन कोई संसद कोई संशोधन नहीं कर सकते। दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद जी केरल के मठाधीश थे। इनके मठ के पास सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा जमीनें थी। केरल सरकार ने इनकी जमीनें छीन ली, सुप्रीम कोर्ट गए, केस इनके नाम चला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, इसमें 13 मुख्य न्यायाधीश थे, केशवानंद भारतीवाद की है। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत संरचना, आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मेरे मित्रों, ये ध्यान रखना आपको। तो प्रस्तावना का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। पार्ट नंबर 2
और आएगा, जिसमें हम प्रस्तावना की शब्दावली की बात करेंगे कि प्रस्तावना के जो शब्द है वे क्या हैं, उनकी हम बात करेंगे। मैं समझता हूं कि ये पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। काफी मन लगा के समझाने का प्रयास किया है मेरे मित्रों, और कुछ आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। यदि आप लोग समझने का ही प्रयास नहीं करेंगे मित्रों, कितना ही बढ़िया टीचर पढ़ा देगा आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप समझने का प्रयास करें। मेरे मित्रों, वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करते रहें। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि मित्रों, जिस तरीके से आप लोगों को, आप लोग कहते हैं इस तरह हमें मोटिवेट कीजिए मित्रों, ठीक उसी प्रकार से आप लोग जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो हम लोग भी उत्साहित होते हैं मेरे मित्रों। और ऊर्जा सबको चाहिए, तो दोस्तों ऊर्जावान बनाए रखें हमको भी, आपका आशीर्वाद भी बना रहे। धीरे धीरे सभी पार्ट आप तक पहुंचा दिए जाएंगे और एक सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास करूंगा मेरे मित्रों। आप नोट्स बनाते रहना, नोट करते रहना, फिर अपन टेस्ट पेपर का आयोजन करते रहेंगे। तो अपन कल फिर मिलेंगे प्रस्तावना का जो कि सेकंड पार्ट होगा उसको लेकर। तब तक आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राम राम साहब।